हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का अगला भाग, जिसका नाम है साकुरा का चक्रव्यूह और जिसके लेखक हैं अनुपम सिन्हा एवं हनीफ अजहर जी। साकुरा का चक्रव्यूह। चले आओ, चले आओ, चले आओ नागराज, चले आओ। उफ नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नागराज अपने बुरे सपन में क्या देख रहा था, ये कौन जानता है। उफ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। चीख मारकर एक झटके से उठ खड़े हुए नागराज के चेहरे पर मौजूद था पसीने का तूफान और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। फिर वही सपना जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। आखिर कौन है वो स्त्री जो अत्याचार के डर से भागती फिर रही है, और कौन है उस पर अत्याचार करने वाले? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं उस स्त्री को जानता हूँ, जबकि मैंने उसको अपनी याददाश्त में कभी भी नहीं देखा है। और सिर्फ यही नहीं, मुझे वे मंदिर वाले दृश्य भी जाने पहचाने लगते हैं। उन मंदिरों को भी मैंने आज तक नहीं देखा है। एक ही बात हो सकती है कि ये सारे दृश्य मुझे किसी भूली हुई घटना की याद दिला रहे हैं। मेरा इन सब से कोई ना कोई दूर का संबंध अवश्य ही है, लेकिन क्या है वह संबंध, यह मुझे जानना होगा, वरना यह सपना पिछले कई दिनों की भांति आगे भी परेशान करता रहेगा मुझे। इस सपने के विषय में जानने के लिए मुझे दीप के नाग पंडितों से पूछना होगा, और यह काम कल सुबह ही हो सकता है। आधी रात को किसी को परेशान करना उचित नहीं है। नागराज का सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि अगले ही दिन की सुबह अपने साथ एक विस्फोटक सूचना लेकर आया। गजब हो गया नाग सम्राट, गजब हो गया। क्या हुआ सूलकंठ? लंगारा जाति के सभी सर्प एक विशाल सेना के रूप में द्वीप के रण क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हमारे योद्धा भी रण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आदेश दीजिए कि हम क्या करें। आदेश देने के स्थान पर नागराज रण क्षेत्र की तरफ भाग खड़ा हुआ। और मेरे साथ ये लंगारा जाति के सर्प आखिर चाहते क्या हैं? रण क्षेत्र में पहुंचकर नागराज अपने सवालों का जवाब मिल गया। विसर्पी की शादी तुमसे नहीं हो सकती है नागराज। अगर तुम्हें हमारी मांग स्वीकार नहीं है तो एक भीषण युद्ध की तैयारी कर लो तुम। नागराज के कुछ बोलने से पहले ही नागार्जुन बोल पड़ा। युद्ध से किसे डरा रहा है दुष्ट लंगारा? हमें तो सिर्फ नाग सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है। फिर देखना, तुम्हारी और तुम्हारे दुष्ट साथियों की लाशें गिराते हैं हम। कौन किसकी लाशें गिराएगा ये तो समय ही बताएगा। नागार्जुन, अपना निर्णय सुनाओ नागराज। हमारे हाथों में थमे अस्त्र लहू से खूनी खेल खोलने को तरस रहे हैं। लंगारा जाति के सर्प अत्यंत घातक युद्धक है, युद्ध के हर ताव पेच में पूरी तरह निपुण है। बाकी जाति के सर्प शायद ही इनका मुकाबला कर सके, नागराज मनी मन सोच रहा था। और अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या द्वीप की जमीन तो खून से रंगीन हो ही जाएगी। प्रेम भाव से रहने वाले सभी जाति के सर्पों में द्वेष भाव तो बढ़ेगा ही, और ये सब मेरी वजह से होगा। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। मुझे इस विषय में विसर्पी और पुजारी बाबा से बात करनी होगी, तभी मैं कोई निर्णय ले सकता हूँ। काफ़ी सोच समझकर नागराज बोला। मुझे एक दिन का सोचने का समय दो मित्रों, मैं कल सुबह तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है नागराज, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि अगर निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो इस द्वीप पर सर्प मानवों के खून की नदियाँ बहती नजर आएंगी। इतना कहकर लंगरा अपने जाति के सर्पों के साथ वहाँ से चला गया था। और बाद में, ये आप क्या कह रहे हैं नागश्रेष्ठ? इस खुरंजी टकराव को टालने का अब तक तो मात्र एक ही हल है पुजारी बाबा की, फिलहाल मेरी और विसर्पी की शादी ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है नागराज। विसर्पी बोल पड़ी थी। समझने का प्रयास करो विसर्पी, हमारे इस संबंध से नागद्वीप पर भीषण आंतरिक युद्ध हो सकते हैं और कई नागों की जान भी जा सकती है। हम अपने संबंध बनाने की खुशी की खातिर अनगिनत प्राणों की बलि नहीं ले सकते हैं। अभी भाग्य को हमारा विवाह मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन भाग्य हमारा साथ अवश्य ही देगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे विसर्पी। नागराज के तर्कों से विसर्पी और पुजारी बाबा को सहमत होना ही पड़ा। अगले दिन नागराज का निर्णय सुन लंगारा जाति का हर नाग झूम उठा था। हम जीत गए, हम जीत गए। तुमने हमारे पक्ष में अपना निर्णय देकर भीषण रक्तपात होने से बचा लिया है नागराज। अब हमारी एक और छोटी सी शर्त है। एक और शर्त? हाँ, वह यह है कि तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि या तो तुम यहाँ रहो या फिर भारी दुनिया में। ऐसा क्यों? तुम्हारा उस उड़ती चिड़िया से यहाँ आना और यहाँ से जाना द्वीप की सुरक्षा के हित में नहीं है। तुम्हारे कारण कई भारी शक्तियों को इस द्वीप के रहस्य का पता चल सकता है, और वह शक्ति इस द्वीप पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर सकती है। द्वीप का हित चाहने वालों को भी लंगारा की यह बात उचित लगी।
लंगारा ठीक कह रहा है नागश्रेष्ठ, आपको यह अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही होगा। नागराज अजीब पेशोपेश में फंस गया था। वैसे तो मैं यहाँ आते काफ़ी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन फिर भी लंगारा की बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आजकल रडार पद्धति काफ़ी विकसित हो गई है। अगर कोई चाहे तो मेरी लाख सावधानियों के बावजूद भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन इस समस्या का हल समझ में नहीं आ रहा है। कैसे छोड़ दूँ उस भारी दुनिया को जिसमें मौजूद हजारों लाखों अपराधियों को नेस्तानाबूद करने का बीड़ा मैंने उठाया है, और कैसे त्याग दूँ इस नागमणि द्वीप को जिसका मैं राजा हूँ, और राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। कर्तव्य और धर्म की इस लड़ाई में आखिर जीत हुई धर्म की। खड़े होकर नागराज ने अपना निर्णय सुनाया। मैं घोषणा करता हूँ कि अब सदैव इस द्वीप पर रहकर आपकी सेवा में रत रहूँगा। नागराज के इस निर्णय पर जय जयकार कर उठा द्वीप का एक एक नाग मानव। नाग सम्राट नागराज की जय हो, नागराज की जय हो। सम्राट की उड़ने वाली यांत्रिक चिड़िया को नष्ट कर दिया जाए। अब सम्राट को इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। तोड़ा जाने लगा नागराज का हेलीकॉप्टर। तभी एक नागमानव की गलती से ऑन हो गया हेलीकॉप्टर का रेडियो, और उससे यह संदेश प्रसारित होने लगा। नागराज जहाँ भी हो इस सूचना को सुनकर तुरंत मुंबई पहुँचे, उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। नागराज जहाँ भी हो इस सूचना को सुनकर मुंबई पहुँचे, उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। अब नागराज चुप न रह सका। हजारों इंसानों की जान खतरे में है विसर्पी, मुझे जाना होगा। नहीं नागराज, तुम यहाँ का रहने का वचन दे चुके हो, मैं नहीं गया तो हजारों जिंदगियों का क्या होगा। अचानक नागराज का चेहरा दृढ़ होता चला गया। मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन प्रजा की रक्षा दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। हाँ, मुझे वह दूसरा तरीका अपनाना ही होगा, क्योंकि मैं सैकड़ों मासूम जिंदगियों की मृत्यु का इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं ले सकता हूँ। अगले ही पल ठहरो, इसे तोड़ना बंद कर दो साथियों। नागराज की घोषणा ने सभी को सख्ती की हालत में पहुंचा दिया था। मैं नागराज अपनी इच्छा से इस द्वीप के सम्राट पद को छोड़ता हूँ। इसी के साथ मैं सदा के लिए इस द्वीप से चले जाने की घोषणा करता हूँ। नहीं नागराज नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो नागराज। ऐसा करना बहुत जरूरी है विसर्पी, क्योंकि इस द्वीप के निवासी कई चमत्कारिक शक्तियों के धारक है। वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, जबकि बाहरी दुनिया में ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते हैं, और उन पर अत्याचार करने वाले क्रूर और शक्तिशाली प्राणी भी वहाँ पर मौजूद है। उन क्रूर प्राणियों से मुकाबला करने के लिए बाहरी दुनिया वालों को मेरी सख्त ज़रूरत है। नागराज के फैसले का कुछ और मतलब निकाला नाग मानवों ने। हमारे अपने सम्राट होकर हमें छोड़ने का निर्णय लेकिन अच्छा नहीं किया आपने, इसलिए जाते जाते एक निर्णय आप हमारा भी सुन लीजिए। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। अगर आपने फिर कभी इस द्वीप पर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उफ, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे हर हालत में यहाँ से जाना होगा। तभी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ नागराज। नागानंद, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। हाँ नागराज, क्योंकि मैं इस द्वीप पर अपने भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो नागराज। उफ, ये क्या कर रहा था नागानंद। नागराज को ना रुकना था और ना वो रुका। अलविदा विसर्पी, अलविदा प्यारे द्वीपवासियों। तुम्हारे सदा के लिए दूर जरूर हो रहा हूँ, लेकिन मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि तुम्हारी खोज खबर भी ना रखूँ। तभी मैंने जानबूझकर अपने सेवक नागानंद को द्वीप पर ही रहने का गुप्त संदेश जो दिया है, ताकि वह समय समय पर मेरे पास द्वीप के अच्छे बुरे की सूचना पहुँचाता रहे। एक बार फिर रेडियो से फ्लैश होती सूचना ने नागराज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हजारों की जान खतरे में है नागराज, तुरंत मुंबई पहुँचो। कौन है वे जिसने हजारों जानों को सिर्फ मेरे लिए संकट में डाल रखा है, और कैसे संकट, अद्भुत संकट था वह जिसमें फंसी हुई सी हजारों जानें। समुद्र बिल्कुल शांत, और इस शहर के आसपास कोई नदी भी नहीं है। फिर ये पानी बाढ़ का रूप लेकर एकाएक यहाँ कहाँ से आ रहा है। मुझे लोगों को इस बाढ़ से बचाना ही होगा। नागराज तुरंत ही अपनी नाग सेना के बल पर लोगों को बचाने में जुट गया। क्या यही है वह संकट जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। जल्दी एक प्रत्यदर्शी से नागराज को पता चली वह आश्चर्यजनक बात। अब पुन इस समय लीरल साबुन के उस होल्डिंग के पास खड़ा हुआ था। अचानक ना जाने क्या हुआ कि होल्डिंग का झरना सचमुच का झरना बन गया, और उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डिलक्स की छत पर मौजूद था। कमाल है, होल्डिंग का झरना एकाएक जीवित हो उठा। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई परिकथना सुना दी हो। लेकिन ये हुआ कैसे? अचानक यहाँ बाढ़ आ गई। आश्चर्य में डूबा नागराज नहीं जानता था कि उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डिलक्स की छत पर मौजूद था। तुझे बुलाने का मेरा मकसद पूरा हो गया नागराज। अब मुझे यह पानी का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं तुझसे मौत का खेल खेलूंगा। अगले ही क्षण नागराज के साथ
वहाँ खड़ा हर शख्स भौंचका रह गया था। अरे बाढ़ का सारा पानी तेजी से उस होर्डिंग में समाता जा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षण पहले जहाँ पानी बाढ़ का रूप धारण किए हुए था, अब वहाँ उसका नामो निशान ना था। घोर आश्चर्य घटना, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अरे यह क्या? नागराज बुरी तरह से चौंका और उसके चौंकने का कारण थी वह पतली सी लकीर जो लपलपाती हुई कैंटर ट्रक के विशाल होर्डिंग से टकराई और एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती हुई। उफ, वह टैंकर ट्रक जिंदा हो गया है। बला की फुर्ती का प्रदर्शन करके नागराज कैंटर की चपेट में आने से बचा और कैंटर की एक जबरदस्त टक्कर होती है। अब नागराज को सारा माजरा समझते देर ना लगी थी। ये ना कोई परी कथा है और ना सपना, ये तो जादू का कमाल है। कोई अपने जादू से मेरी जान लेने पर उतारू है। किसी की तलाश में घूमी नागराज की निगाहें, और तभी होटल ओबराय के टॉप पर खड़ा वह मरियल सा व्यक्ति यह सब जादू कर रहा है, लेकिन वह है कौन? नागनाथ, मुझे उसका पता ला कर दो। नागराज ने नागनाथ दुश्मन की तरफ भेजा। उधर दुश्मन ट्रक की चपेट में आने से तू किसी तरह बच गया नागराज, और ट्रक दीवार से टकरा कर नष्ट हो गया है। कोई बात नहीं, अब मैंने अपने जादू से तेरे लिए एक ऐसी मौत को जगाने की सोच लिया है जो तुझे मारकर ही मरेगी। उससे पहले तू लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं मार सकता है। उसकी आंखों से लपलपाई कई रंग बिरंगी किरणें और जो हाथ में थमे उस विचित्र प्लाज्मा से होकर गुजरी और जो टकराई ओनिडा के नर्क के शैतान से। तो ये क्या? ओनिडा का नर्क का शैतान जीवित हो उठा था। मुसीबत नहीं रे नागराज, मौत बोल तू मुझे। एक और मुसीबत, अपने सर्प सैनिकों की मदद से विद्युत से लहराए शैतान से जा लिपटे सैकड़ों सर्प सैनिक। अपनी मौत बोल, हा हा हा। उफ, इस शैतान को रोकना ही होगा। लेकिन दूसरे ही क्षण शैतान ने एक को भी अपने शरीर पर रहने ना दिया था। नर्क के शैतान को तेरे नाग नहीं रोक पाएंगे नागराज, हा हा हा। नरक के शैतान का नागराज पर जबरदस्त प्रहार, और ना ही तुझे मरने से बचा पाएंगे। इस बार नागराज ने नागरस्सी पर लहराकर घातक विश्वकार उगल दी। इससे तेरी हड्डियां तक गल जाएंगे दुष्ट, ही ही ही। बच्चों की तरह फुकारे क्यों मार रहा है नागराज? मैं तेरी फूकों से उड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए ये बचकानी हरकत छोड़ दे। उफ, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है और मर्दों की तरह लड़ तू। इस नरक के शैतान को खत्म करने का अब एक ही तरीका, और वह है अपने घातक विष को इसी की नसों में पहुंचाना। अब तक मेरा यह विष सैकड़ों को मोम की भांति पिघलाता चला गया है। शैतान के मांस में अपने दांत गड़ा दिए नागराज ने, लेकिन इस बार वह नहीं हुआ जो हर बार होता आया था। फिर बच्चों वाली हरकत, तुम बाज नहीं आओगे नागराज। उफ, मेरे भयंकर विष से भी इस शैतान को कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करूं? कैसे ख़त्म करूं इस शैतान को, और कैसे मैं इससे अपनी जान बचाऊं? एक पल के लिए नागराज ने अपना ध्यान शैतान की तरफ लगाया। तभी नागराज के मस्तिष्क से नागनाथ की मस्तिष्क संदेश वाहक तरंगे आकर टकराई। तुम्हारा सोचना सही है, तुम पर किरणों का हमला सामने वाली बहुमंजिला इमारत पर खड़े व्यक्ति ने किया। नागराज, अब बताओ मेरे लिए क्या संदेश है? इस शैतान को किसी और जादू द्वारा जिंदा किया गया है, और इसको अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ जादू के द्वारा। अगर मैं उस जादुई किरण द्वारा ओनिडा की होल्डिंग पर बनी नर्क की दुनिया को भी जिंदा कर सकूं, तो वह नर्क की आग इस नर्क के शैतान को खत्म कर सकती है। तुरंत ही नागानंद, इस समय तुम जिस आदमी के पास हो उससे लिपट जाओ और उसे इस तरह किरणें छोड़ने के लिए मजबूर कर दो कि वे सीधी नर्क की आग वाले बोर्ड पर जा गिरे। कर सकोगे तुम ये काम, क्यों नहीं नागराज? और इतना कहते ही नागनंद उस व्यक्ति की तरफ उछल पड़ा था, और यह क्या, वह उसके हाथ से जा लिपटा। अचानक हुए इस हमले से वह शख्स बुरी तरह से हड़बड़ाया और अनजाने में ही उसकी आंखों से किरणों का तूफान निकला और प्रिज्म के अंदर से होता नीचे ओनिडा की होर्डिंग की तरफ बढ़ता चला गया। वह साथ ही साथ नागनाथ से भी उसके हाथ को एक तेज झटका हुआ और प्रिज्मा उन रहस्यमय हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा। लेकिन नागनाथ का प्रयास सफल हो चुका था। गिरते हुए प्रिज्म से होकर गुजरी किरणों ने होर्डिंग की नर्क अग्नि को असली बनाकर रख दिया था। नागनाथ ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, अब मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा। इस शैतान को धधकती नरक अग्नि में फेंकना होगा मुझे। दूसरे ही पल शैतान की दर्दनाक चीखों से पूरा वातावरण गूंज उठा था। इधर प्रिज्म नीचे गिरकर एक तेज आवाज़ से फूट गया, और उधर उफ, सब कुछ गायब। सभी कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। नागराज की तरह ही जादू करने वाला भी यह बात समझ चुका था। प्रिज्म के टूटने के साथ ही मेरा जादू समाप्त हो गया है। नागराज को ख़त्म करने का मेरा प्लान चौपट हो गया। अब मुझे यहाँ से भागना होगा। अब मेरा भी यहाँ ठहरना बेकार है। तुरंत ही अब मुझे नागराज के लिए दूसरे व्यू की रचना करनी होगी। मुझे उसे ख़त्म करना ही होगा, वरना यह जादूगर साकुरा के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाएगी। जी हाँ, जादूगर साकुरा ही था वह,
उस मरेल व्यक्ति के रूप में। इधर नागराज ने नागनाथ को गले से लगा लिया। धन्यवाद नागनाथ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है नागराज। फिर नागनाथ वापस नागराज के शरीर में समाता चला गया। नागराज सोच में डूब गया। कौन था वह जादूगर जो अपनी जादूगरी के जाल में फंसाकर मुझे मारना चाहता था, और उसका मकसद क्या था? बहुत सोचने के बाद भी जब नागराज कुछ न समझ पाया तो उसने अपना ध्यान दूसरी समस्या की तरफ लगाया। मुझे यहाँ किसी पुरातत्व से मिलना होगा ताकि मैं अपने सपने में दिखाई देने वाले उन मंदिरों के बारे में कुछ जान सकूं जो मुझे काफ़ी परेशान किए हुए हैं। कुछ देर बाद नागराज एक टेलीफोन बूथ में मौजूद था। इतने बड़े शहर में अपने मतलब के आदमी को ढूंढने के लिए औरों की तरह मुझे भी टेलीफोन डायरेक्टरी के येलो पेज को देखना होगा, और जल्द ही मिस मानवी का उसे पता मिलता है। शायद मिस मानवी मेरी समस्या का हल कर सकती है। नागराज एक टैक्सी में बैठकर पुरातत्व के मानवी के घर की तरफ चल पड़ा था। इस दौरान एक अनजान और रहस्यमय स्थान पर बड़े शर्म की बात है कि आपका बहुत सोचा समझा प्लान धराशायी होकर रह गया। आपकी जादू भरी लाख कोशिशों के बाद भी आप नागराज को ख़त्म करने में सफल नहीं हो पाए। श्रीमान जादूगर साकुरा, मैं मानता हूँ कि मेरा पहला प्रयास असफल हुआ श्रीमान नागपासा, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं हार गया हूँ। आपने मुझे जो समझा दिया था उसमें अभी एक दिन बाकी है, और इतना समय मेरे लिए बहुत है कि नागराज जैसे कीड़े को ख़त्म करने के लिए तुम अपना दिव्य शक्तियों से भरा खजाना तैयार रखना। नागराज मेरे हाथों में मरेगा, हर हाल में मरेगा। साकुरा के चक्रव्यूह से वह बच नहीं सकता है। नागपासा कुछ बोलता उससे पहले ही वह आवाज़ गूंजी, महामहिम नागपासा, आपके बुलाए पर मिस किलर पधार चुकी है। उफ, जुर्म की दुनिया की एकमात्र महारानी मिस किलर, उन्हें आदर सहित अंदर भेजो। मिस किलर, देरी से पहुंचने के लिए क्षमा चाहती हूँ श्रीमान नागपासा, लेकिन क्या करूँ? जिस समय आपका मैसेज पहुंचा उस समय मैं अपने हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं थी। कोई बात नहीं मिस किलर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मिस किलर के बैठ जाने के बाद, वैसे तो मैंने यहाँ मौजूद हर मेहमान को अपना उद्देश्य बता दिया है, लेकिन चूंकि आप अभी अभी आई हैं मिस किलर, इसलिए मैं आपको उन बातों से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है विश्व आतंकवाद का खात्मा करने की सौगंध खाने वाले नागराज का खात्मा करना। इसलिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि आप सभी को नागराज ने किसी न किसी मुकाम पर गहरी शिकस्त दी है। मैं चाहता हूँ कि नागराज आप में से ही किसी के हाथों खत्म हो। इस तरह नागराज को खत्म करने वालों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वाहवाही तो मिलेगी ही, साथ ही साथ मेरी तरफ से इनाम स्वरूप मिलेगा बेशुमार दौलत और सैकड़ों दिव्य शक्तियों से भरा एक विशाल खजाना। नागपासा के चुप होते ही संकित हो उठी मिस गिलर, और वह बोल उठी, नागराज के हत्यारों को खजाना देने की आपकी बात यह साबित करती है नागपासा कि आप नागराज को सिर्फ आतंकवाद के दुश्मन को ख़त्म करने के लिए नहीं, किसी और उद्देश्य के लिए भी ख़त्म करना चाहते हो। आप गलत समझ रही हैं मिस किलर। जरा सोचिए, जो विश्व के हर अपराधी के दुश्मन का हत्यारा होगा, क्या उसको कोई शानदार इनाम नहीं मिलना चाहिए? खैर छोड़िए इस बात को, आइए मैं आपको अपने सभी मेहमानों से परिचित कराता हूँ। नागपासा मिस किलर से बाकी मेहमानों का परिचय कराने में जुट गया। मैं नगीना नागतांत्रिका, मैं प्रोफेसर नागमणि, नागराज और नागदंत जैसे विषण मानवों का जन्मदाता। भेद खूबसूरती से बात टालकर नागानंद, नागराज जैसा मगर नागराज का पक्का दुश्मन। जादूगर साकुरा, दुनिया मुझे बोना शैतान के नाम से जानती है। चूचू, विश्व मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य चीफ, मगर असल में आप में से एक ही हूँ मैं। मुझे जोगो तो कहते हैं। पूरी अमेरिका में मेरे हुक्म को राष्ट्रपति के हुक्म से बढ़कर माना जाता है। फैसलेस, इस बहरूपी दुनिया में मैं कब कौन सा रूप धारण कर लूँ मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। और मैं नागपासा, आपका मेजबान। फिलहाल मेरा इतना ही परिचय काफ़ी है। अजीब हस्ती है नागपासा, अपने बारे में सब कुछ छुपा गया है। अभी परिचय पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि जादूगर साकुरा बोल उठा, आप सब यहाँ परिचय देने में व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझे नागराज को ख़त्म करना है। आंखों में बदले का ज्वालामुखी लिए जादूगर साकुरा वहाँ से बाहर निकला। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैं जादू के बल पर नागराज को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। इधर नागराज मानवी के घर पर पहुंच चुका था, जो उसे दरवाजे पर देखकर ऐसे चौंकी मानो वह नागराज नहीं ताजमहल हो। नागराज, विश्व अपराध का दुश्मन नागराज, सुपर हीरो नागराज, मेरे दरवाजे पर। उफ, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी मिस मानवी? हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आइए। कुछ देर बाद अपने से पूरी तरह गिलमुल चुकी मानवी को नागराज सारी बात बता चुका था। उफ, तो यह है तुम्हारी समस्या। तुम एक सपने को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ये एक आम सपना
भी तो हो सकता है जो नींद में आमतौर से हर आदमी को दिखाई देता हो। नहीं मानवी, मुझे यह आम सपना नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा यह आभास होता है कि सपने में दिखाई देने वाले दृश्य को मुझसे कोई नज़दीकी संबंध है। अगर तुमको ऐसा लगता है नागराज, तो शायद तुम्हारा सोचना सही भी हो सकता है, लेकिन जब तक मेरे पास तुम्हारे सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का कोई क्लू नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। क्लू तो मैं तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ मानवी। वह मंदिर मेरे दिलो दिमाग के कागज पर प्रिंट होकर रह गया है। नागराज ने अपने सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का स्केच बनाकर मानवी को सौंप दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी मैं इस स्केच के बल पर तुम्हारे सपने के मंदिर को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं रखूंगी नागराज। जल्दी तुम्हारे द्वारा दिए गए मंदिर के स्केच का अध्ययन कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारे सपने में आने वाले मंदिरों की रूपरेखा भारत में स्थित 2 मंदिरों से मिलती है, जिसमें पहला है एलिफेंटा द्वीप का मुख्य गुफा मंदिर और दूसरा है राजस्थान के कटल क्षेत्र के रेगिस्तान में बना भैरव मंदिर। यानी अपने सपने वाले मंदिरों को ढूंढने के लिए मुझे लगभग पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं शुरुआत एलिफेंटा से ही करता हूँ, क्योंकि वह यहाँ से सबसे पास में है। फिर नागराज वहाँ नहीं रुका। जल्द ही नागराज गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक चलने वाली लॉन्च पर सवार था। एलिफेंटा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। यह लॉन्च जल्द ही मुझे वहाँ पर पहुँचा देगी। लगभग आधे घंटे के बाद ही एलिफेंटा द्वीप के ये गुफा मंदिर हजारों मनुष्य शिल्पियों ने विश्वास, श्रद्धा और हाथों से कुशल लेकर बड़े धीरज और मेहनत के साथ कोंकण के मौर्य के शासनकाल में बनाई है, जो लगभग 1300 वर्ष पुरानी बात है। पहले ये द्वीप धरारूपी और श्रीपुरी के नाम से जाना जाता था। अब पुर्तगाली पहले यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यहाँ मौजूद पाषाण के एक बड़े हाथी को देखकर इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। नागराज एलिफेंटा के मुख्य गुफा मंदिर में पहुंचा। एलिफेंटा के 7 गुफा मंदिरों में यह प्रमुख गुफा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यही मेरे सपनों का मंदिर हो सकता है। काफ़ी सोच विचार और आसपास के स्थान का निरीक्षण करने के बाद नागराज को निराशा हुई। यह वह मंदिर नहीं है जो मुझे सपने में दिखाई देता है। हालांकि इस मंदिर की लोकेशन काफ़ी हद तक उस मंदिर से मिलती है। मुझे यहाँ के आसपास के और मंदिरों का भी निरीक्षण करना होगा। नागराज ने एक गाइड को रोककर उससे पूछा, यहाँ आसपास और कोई मंदिर है? हाँ, पास ही कुछ दूरी पर एक छोटे से टापू पर एक मंदिर और है, लेकिन उस तरफ पर्यटक जाना पसंद नहीं करते। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं, बस यूं ही मुझे उस मंदिर को देखना ही होगा। कुछ देर बाद नागराज उस छोटे टापू पर स्थित सुनसान मंदिर में था। यह भी मेरे सपनों का मंदिर नहीं है। अब मुझे कटक के रेगिस्तान में स्थित भैरव मंदिर जाना होगा। अरे, ये आवाज़ कैसी? उस आवाज़ पर पीछे पलटे नागराज को अपनी आंखों पर कतई विश्वास नहीं हुआ। सामने का दृश्य विश्वास करने योग्य था भी नहीं। उफ, समुद्री घोड़ा अपनी पूंछ पर चलकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या जादू है? जादू, हाँ, ये जादू ही है। ये जादू मेरी जान लेने के लिए ही किया गया है। नागराज का सोचना कितना सही था। ये उसे कुछ दूसरे ही क्षण पता चल गया था। समुद्री घोड़े का अगला वार भी घातक निकला। उफ, अब तो इसके हमले का जवाब देना ही होगा मुझे। समुद्री घोड़े ने अगले वार ने नागराज को दूर उछाल फेंका। मुझे अपने बचाव के लिए कोई और किसी हथियार की जरूरत है, और उसके लिए पत्थर एकदम उपयुक्त रहेगा। नागराज ने उछाल फेंका वह मोटा पत्थर, जिसे समुद्री घोड़े ने क्रिकेट के कुशल खिलाड़ी की भांति अपने मुंह में लपका, और उफ, मोटे पत्थर को हाजमोला की तरह चबा गया कमबख्त। अब मुझे इस्तेमाल करनी होगी नागरस्सी, जो उसे खंभे के साथ मजबूती से बांध देगी। तेजी से नागरस्सी ने समुद्री घोड़े को खंभे से बांध दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए ही, क्योंकि अगले ही पल नागराज ने विष पुकार छोड़ी। लेकिन उससे पहले ही समुद्री घोड़ा फुकार के रास्ते से हटकर अलग हो चुका था। वह न केवल विष पुकार से बचा, बल्कि उसने नागराज को दिन में तारे भी दिखा दिए थे। कुछ पलों के लिए नागराज अपने होश खो बैठा था, और साथ ही वह भूल गया कि इस समय वह उस भयानक समुद्री घोड़े का शिकार है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसी पल एक तेज वार से वह भी अपने होशवास खो बैठा था। नागराज को अपने मददगार के रूप में नजर आई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली हस्ती। उफ, इतनी अनोखी वेशभूषा हो ना हो, यही वो जादूगरनी है जो मुझे अपने जादू से मारना चाहती है। मुझे सावधान रहना होगा। नागराज के मस्तिष्क में घुमड़ते ख्यालों को उस हस्ती ने मानो उसके चेहरे से पढ़ लिया हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। मैं वास्तव में तुम्हारी मददगार हूँ। कौन हो तुम, और यहाँ अचानक कैसे आई हो? मेरा नाम कपाल कुंडला है। मैं इसी मंदिर के तहखाने में अपनी तंत्र साधना करती हूँ। मेरे पुरखे इस मंदिर के पुजारी थे, उनसे ही मैंने तंत्र विद्या सीखी है, और अब यही रहकर मैं नई नई
तंत्र विद्याओं की साधना करती रहती हूँ। आज भी मैं अपने तंत्र कार्य में व्यस्त थी कि तभी मैंने ऊपर उठापटक की आवाज़ सुनी और उसी सही समय पर तुम्हारी सहायता को मैं आ पहुँची हूँ। मैंने तुमको गलत समझा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल मुझ पर कोई जादूगर जादुई शक्तियों से हमला कर रहा है। मैं तुमको वही जादूगर समझने की भूल कर बैठा था। उफ, मैं अपने तंत्र जाल से यह पता करने की कोशिश करती हूँ कि वह जादूगर कौन है। ध्यान में नील कपाल कुंडला की आंखें बंद हो गई। तंत्र शक्तियाँ फैलने लगी और लगभग तुरंत ही नागराज वह जादूगर यहीं कहीं आसपास ही है, मगर वह अदृश्य रूप में है। लेकिन मैं उसको अदृश्य नहीं रहने दूंगी, उसे मेरे सामने आना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि कपाल कुंडला अपनी तंत्र शक्तियों का प्रयोग कर पाती, उससे पहले ही सामने आ गया जादूगर साकुरा। उफ, तुम जिंदा हो जादूगर साकुरा? हाँ नागराज, मैं जिंदा हूँ। वैसे तुम मुझे बम के धमाकों के बीच मरने के लिए छोड़ जरूर गए थे, लेकिन उस समय शायद तुम भूल गए कि मैं जादूगर साकुरा हूँ, साकुरा ग्रह का प्राणी विक्टारा साकुरा। और साकुरा ग्रहवासी अमर होते हैं। तू समझता था कि वे मामूली से बम साकुरा की जान ले सकते हैं, पर मैं तो हंसता हुआ उनके फटने का मजा ले रहा था। पर तुझे तेरी हरकत की सज़ा तो मुझे हर हाल में देनी ही थी। उस दिन वहाँ से भागते हुए मैंने उठाई थी वह सौगंध। नागराज, तू ज़्यादा दिन मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। मैं तुझे समाप्त करके ही चैन से रहूँगा। और आज तुझे समाप्त करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है नागराज। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, ना तेरी शक्तियाँ और ना ये कपाल कुंडला, जिसकी तंत्र शक्तियाँ मेरे जादू के सामने बच्चों के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो तेरे साथ ही मरेगी नागराज। समुद्र के पानी के उस उफनते तूफान से जो पत्थरों को गलाता हुआ दूसरी तरफ बढ़ रहा था, जादूगर साकुरा के जादू ने नागराज के रोंगटे खड़े कर डाले थे। उफ, समुद्र का पानी चारों तरफ से तेजाब की मानी सब कुछ उगलता हुआ इस टापू को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। कुछ ही देर में यह टापू जगमगन हो जाएगा, फिर कोई नहीं बच पाएगा, ना ये टापू, ना ये मंदिर और ना हम। मैं इन्हें अपनी तंत्र शक्तियों से रोकती हूँ। कपाल कुंडला के हाथों से छूटी तंत्र शक्तियाँ समुद्र में उठते ज्वार भाटों को रोक ना सके। उफ, मेरी तंत्र शक्तियाँ बेकार हो गई। हाँ, अपनी तंत्र शक्तियों से मेरे जादू को रोकने की बजाय अपनी जान बचाने की सोचो कपाल कुंडला। मेरे जादू को तोड़ना तेरे बस की बात नहीं है। हाँ, ये ठीक कह रहा है नागराज, भागो यहाँ से। हाँ, मौत से भागकर कहाँ जाओगी तुम दोनों? कपाल कुंडला के पीछे नागराज भी दौड़ पड़ा था। उफ, इस समुद्री घोड़े ने तो हम पर फिर हमला कर दिया है। रुको मत नागराज, भागते रहो। मैं इस समुद्री घोड़े को का प्रबंध करती हूँ। जैसे ही समुद्री घोड़ा उन किरणों की दीवार से टकराया, वैसे ही किसी खून के गुब्बारे की तरह फूट पड़ा। अपने जादू को विफल होता देखकर भी ठठाका लगाकर दिया उस बौने शैतान ने। इस जादू का कुछ करो कपाल कुंडला। हा, साकुरा का एक छोटा सा जादू खत्म कर दिया तूने कपाल कुंडला, लेकिन इस पानी रूपे बड़े जादू का क्या करोगी जो अपने रास्ते की रुकावटें हटाता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है? इसका कुछ नहीं हो सकता नागराज, भागते रहो। कुछ देर के लिए नागराज और कपाल कुंडला जादूगर साकुरा की नज़रों से ओझल हो गए थे। इस मोड़ को काट कर कहाँ बचोगे तुम? जादूगर साकुरा ने उनको जल्दी फिर पकड़ लिया था। इधर तो पानी और भी तेजी से आ रहा है, अब आगे भी मौत और पीछे भी मौत है। अब कैसे बचोगी तुम दोनों? हा। दोनों तरफ से बहकर आते पानी की तेज रेले ने नागराज और कपाल कुंडला को अपनी चपेट में ले लिया था और देखते ही देखते मोम की तरह पिघला डाला था उसने दोनों को। हा, देख लो दुनिया वालों, गौर से देख लो, खत्म हुआ तुम्हारा रहनुमा और तुम्हारा रखवाला। विश्व को अपराध से मुक्त करने की कसम खाने वाला नागराज, और उसका सारा श्रेय जाते हैं मुझे, यानी जादूगर साकुरा को। हा, अब मैं चला नागपासा को नागराज की मौत की खबर देने, उससे दिव्य खजाना हासिल करने। हा, ठका के लगाता हुआ जादूगर साकुरा जल्दी नागपासा के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। लाओ नागपासा, अपनी जादुई शक्तियों से भरा खजाना मेरे हवाले कर दो। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। नागराज खत्म हो गया है। नागराज अभी तक जिंदा है जादूगर साकुरा, आप उसे ख़त्म नहीं कर पाए हो, और यह बात मेरे अलावा यहाँ बैठे हर व्यक्ति भी जानते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सबको कैसे पता चला कि नागराज जिंदा है? हमें इस विशेष जादुई ग्लोब पर सब कुछ अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था। हमने देखा कि आपने नागराज और तांत्रिक कुंडला को अपने जादू के दम पर भागने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन भागते भागते जब वे दोनों मोड़ मुड़े तो उन्होंने आपकी आंखों से ओझल हो गए थे, क्योंकि उन कुछ पलों में काफ़ी कुछ घटित हो गया था। नागराज, जल्दी से इस कुएं में छलांग लगा दो। इसमें कूदने से क्या होगा? कुछ ही पलों में ये कुआं भी तेजाबी पानी से भर जाएगा और हम। ऐसा कुछ नहीं होगा नागराज, क्योंकि ये कुआं असल में कुआं नहीं बल्कि एक चट्टानी सुरंग है जो हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगी। इस तरह हम बिना समुद्र का पानी छुए सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन साकुरा हमको गायब देखकर तुरंत समझाएगा कि हम कुएं के रास्ते से भागे हैं, और फिर वो कोई नया जादू चला देगा। मेरी तंत्र ऐसा कुछ नहीं होगा नागराज, क्योंकि
हर पल साकुरा की आंखें सामने ही रहेंगी। उफ, ये हमारे प्रतिरूप हैं, मेरी तंत्र शक्ति से बने, लेकिन अब तुम इन्हें देखने में अपना समय मत गवाओ। दोनों ने तुरंत ही कुएं में छलांग लगा दी और आप समझते रहे कि आपने अपने जादू के बल पर नागराज को समाप्त कर दिया है। आपका जादू चूक गया श्रीमान साकुरा, अब आपको हार मान लेनी चाहिए। उफ, मैं इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकता हूँ? ज्वालामुखी की तरह गरजा साकुरा। नहीं नहीं, मेरा जादू नहीं चुका, मेरा जादू महान है, मैं महान हूँ। नागराज मरेगा, हर हाल में मरेगा नागराज। उधर नागराज, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कपाल कुंडला, जो तुमने अपनी तंत्र शक्तियों से मुझे जादूगर साकुरा के जादू से बचाया है। कोई बात नहीं नागराज, लेकिन मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है कि तुम उस मंदिर में क्या करने पहुंचे थे। जवाब में नागराज ने अपने सपने का सारा वृत्तांत कपाल कुंडला को सुना दिया था। सब कुछ सुनकर उफ, तो क्या यह मंदिर तुम्हारे सपनों का मंदिर निकला? नहीं, इसलिए अब मैं यहाँ से सीधा गगट के रेगिस्तान में जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ स्थित भैरव मंदिर मेरे सपनों में आने वाला मंदिर ही हो। जाओ नागराज, लेकिन जादूगर साकुरा से सावधान रहना, देर सवेरे उसे तुम्हारे जीवित रहने की बात पता ही चल ही जाएगी। लेकिन इस दौरान मैं भी चुप नहीं रह बैठूंगी। मैं अपनी तंत्र शक्ति से साकुरा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी और उससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी। विदा कपाल कुंडला, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। नागराज तुरंत कटक के लिए रवाना हो गया था। अगले दिन शहर से 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित वह मंदिर, वहाँ मुझे सिर्फ रेगिस्तान का यह जहाज ही लेकर पहुँच सकता है। थकान और धूल से भरे लंबे सफर के बाद आखिर नागराज अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। वह है सामने भैरव मंदिर। और तभी उफ, ये ऊँट एकाएक रुक कर चीखने क्यों लगा है? माजरा क्या है? नागराज ने जो नीचे झाँक कर देखा तो माजरा उसकी समझ में आ गया था। ओ, ऊँट के चारों पैरों को जकड़े रेत से बने हाथ। उफ, ये क्या हो रहा है? ये तो जादू है, जादूगर साकुरा का जादू है नागराज। हैरानी के सागर में गोते लगाता संभला नागराज। तुम मेरे पास हर जगह कैसे पहुंच जाते हो अपने जादू के बल पर? ऐसा मैं पहली बार इसलिए नहीं कर सका क्योंकि तब तुम किसी ऐसी जगह थे जहाँ पर मेरा जादू नहीं चल सकता था। यह नागमणि द्वीप की बात कर रहा है। अब मेरा दावा है कि तू साकुरा के चक्रव्यूह से नहीं बच सकता है, क्योंकि यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा सामना अपना पूरा नहीं होगा बोने शैतान, क्योंकि मैं तेरे चक्रव्यूह के साथ साथ तेरी गर्दन भी तोड़ डालूंगा। अब नागराज जो आगे बढ़ा तो उस पर एक जबरदस्त प्रहार, उफ, रेत के बने हुए अद्भुत शिकंजे नागराज को जकड़ते चले गए थे। और फिर हा नागराज फंस गया तू साकुरा के चक्रव्यूह में। अब मरेगा तू नागराज, अब मरेगा तू, अब तू एक भयानक मौत मरेगा। हा, रेत की बनी है नोकीली चट्टान तेरे शरीर को रेत के अंदर दफन करके ही रहेगी। मैंने इस पर पैरासूट इसलिए बांधा है कि तुझ पर धीरे धीरे गिरेगी, ताकि मैं तुझे धीरे धीरे मरता देख सकूं नागराज। नागराज की मौत उसके नज़दीक और नज़दीक होती चली जा रही थी। अब तो ये नोकीली चट्टान मेरे शरीर में हर हाल में चुप कर ही रहेगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने बंधनों को तोड़ नहीं पा रहा हूँ और उससे बचने का कोई अन्य साधन भी नहीं है। एक साधन है मेरी सर्प सेना, जो इस भुरभुरी रेत में सुरंग खोदकर मुझे इस चट्टान रूपी मौत से बचा सकती है। दूसरे ही क्षण नागराज ने अपने शरीर में वास करते एक एक सर्प को बाहर निकाल फेंका था। जब तक नोकीली चट्टान अपनी लक्ष्य तक पहुंच पाती तब तक सर्प सेना अपना काम कर चुकी थी। चट्टान गिरने से पहले ही नागराज रेत में कहाँ दफन हो गया। यह रेत मुझे नहीं, तुझे दफन करने के लिए साकुरा। नागराज के उस वार ने साकुरा को गड्ढे में धकेल दिया था। तुरंत ही मौत के भय से साकुरा का चेहरा काला पड़ता चला गया था। वह नोकीली चट्टान मुझ पर गिरने वाली है, उसे नष्ट करना ही होगा। अगले ही पल साकुरा के हाथ में मंत्र दंड आ गया था और नोकीली चट्टान रेत के कणों में बदलकर चारों तरफ फैल गई थी। और फिर गरजता हुआ साकुरा गड्ढे से बाहर आया। आज तुझे मरना ही होगा नागराज, और तुझे मारने का काम करेगी ये नागफनी की पेल। जादूगर साकुरा के बेमिसाल जादू का एक और कमाल थी वे नागफनी, जो तेजी से रबर की तरह बढ़ रही थी और जाकर नागराज से जा लिपटी थी। पल भर में ही नागराज का शरीर लहूलुहान हो गया था, लेकिन इतने पर भी बस कहाँ हुआ। उफ, इन नागफनियों का कसाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये मेरी सांसें घोट देने पर उतार हुए। इनसे बचने के लिए क्या करूं? सर्प सैनिक निकलो तो वे लंबे लंबे कांटों वाले इन नागफनियों का भला क्या बिगाड़ पाएंगे? हा, ये तो तेरी सरतिया मौत है। इससे तू ना बच सकता है और ना ही तुझे कोई बचा सकता है नागराज। नागराज भी यह बात समझ चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता है। तब भी वह कुछ भी बचने की आस छोड़ चुका था, लेकिन उसी पल जो हुआ किसी चमत्कार से कम ना था। ना जाने कहाँ से आकर वह चक्कर नागफनी की जगड़ों को काटता चला गया। अब जड़ से जुदा होकर निर्जीव हुई नागफनियाँ तो अपने शरीर से
अलग करना नागराज के लिए मुश्किल काम ना था। मेरी मदद करने वाला वह अनोखा चक्र कहाँ से आया है? नागराज ही नहीं, जादूगर साकुरा भी हैरान था। यह चक्र भेजकर नागराज की मदद किसने की है? साकुरा को नागराज ने और कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। तू भी देख, जब नागफनी के लंबे कांटे शरीर में घुसते हैं तो कितना दर्द होता है। असली मजा तो तब आएगा जब ये कांटे तेरे शरीर से खून की धाराएं बाहर बहेंगे साकुरा। अपने लहूलुहान शरीर को देखकर जादूगर साकुरा मानो पागल हो गया था। नागराज, बहुत खेल लिया मैं तुझसे, अब तेरी खैर नहीं है। उफ, ये क्या? साकुरा के डंड से छुटी किरणें ने मुझको जकड़ कर रख दिया है। और फिर साकुरा ने क्या? अपने जादू का सबसे सशक्त वार, ये अग्निवृत्त तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलाने नागराज। जड़ खड़े नागराज को उन अग्निवृत्तों ने घेर लिया था और धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे और इसी के साथ बुलंद होता जा रहा था साकुरा के हल्क से छूटने वाला वह ठटाका। हा हा, तेरी सांसें पूरी हो गई है नागराज। तेरा इस दुनिया में रहने का समय समाप्त हो चुका है नागराज। जो जो अग्निवृत्त छोटे होकर नागराज के पास होते जा रहे थे, त्यों तो नागराज का जिस्म पसीने से नहाता जा रहा था। इस जड़ावस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसी हालत में मेरा कोई भी मददगार मेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरे शरीर के साथ साथ उनके शरीर भी जुड़े हुए हैं। नागराज जैसे शख्स ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया था। एक पल, सिर्फ एक पल बाद ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एक पल ही लगेगा इन अग्निवृत्तों को मेरे शरीर तक पहुँचने में। लेकिन जब चमत्कार होना हो तो वह एक पल के 1000वें हिस्से में भी हो सकता है। और हुआ भी। अग्निवृत्त नागराज के शरीर से 1 इंच पहले ही ठहर गए थे। और तब जब नजर आए इस चमत्कार को करने वाले तो साकुरा उछल पड़ा था। सम्राट खाजुरा, साकुरा ग्रह के सबसे बलवान जादूगर योद्धाओं के साथ। हाँ साकुरा, जब से तुम साकुरा ग्रह से भागकर आए हो, हम तभी से तुम्हें बंदी बनाने के लिए तुम्हारी तलाश में थे। चूंकि ग्रह से भागकर तुम यहाँ आ गए हो, यह जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए हम तुम्हें तलाश ना कर सके। आज जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला कि हम तुम्हें बंदी बनाने आ पहुँचे हैं। आज तुम्हें पता कैसे चला? मुझसे पता चला। मैंने अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से जब तुम्हारे ग्रह के बारे में जानकर ग्रह सम्राट से मानसिक संपर्क बनाया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें तो साकुरा की बहुत तलाश थी। तब मैंने सम्राट को तुम्हारी सारी स्थिति से अवगत करा दिया और फिर सम्राट अपने योद्धाओं को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और फिर इन्हें मैं लेकर यहाँ पहुँची। तूने मुझे तबाह कर डाला है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे सामने तुम्हारी जादूगी एकदम तुच्छ है साकुरा, बंदी बना लो इसे। जादूगर योद्धा तुरंत ही सक्रिय हो उठे और उन्होंने साकुरा को बंदी बना लिया। फिर सम्राट खाजुरा ने नागराज को साकुरा की जादुई शक्तियों से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद सम्राट, हमारे ग्रह के एक वासी के कारण तुम्हें व तुम्हारे ग्रह वासियों को कष्ट सहना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। हम तुमसे क्षमा याचना करते हुए तुम्हें यह वचन देते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जादूगर साकुरा को हम ऐसी भयंकर कैद में डालेंगे कि फिर वह सारा जीवन उससे आज़ाद नहीं हो पाएगा। फिर सम्राट खजूरा बंदी साकुरा को लेकर वापस अपने ग्रह पर लौट चले। अच्छा हुआ कि जादूगर साकुरा नाम का संकट पृथ्वी से सदा के लिए टल गया है। नागराज कपाल कुंडला की तरफ पलटा। एक बार फिर मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहूँगा कपाल कुंडला, क्योंकि तुम न केवल सही समय पर साकुरा ग्रह वालों को लेकर पहुंची, बल्कि तुमने अपना तंत्र भेजकर नागफनियों से मेरी जान भी बचाई है। किसी और के कार्य का तुम मुझे वैसे ही श्रेय दे रहे हो नागराज। जिस चक्कर की तुम बात कर रहे हो उसे मैंने तुम्हारी सहायता को नहीं भेजा था। नागराज बुरी तरह चौंका। वह तंत्र चक्र तुम्हारा नहीं था तो वह किसका था, ये मैं क्या जानूँ। छोड़ो इस बात को, मैं भी वापस चलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तंत्र साधना से उठे हुए काफ़ी समय हो गया है। कपाल कुंडला चली गई। नागराज को सवालों की उलझनों में उलझा छोड़कर वह तंत्र चक्र भेजकर किसने मेरी मदद की थी, कौन है वह मेरा मददगार। नागराज की समझ में अब कुछ नहीं आया तो वह भैरव मंदिर की तरफ बढ़ चला था। मंदिर का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद नागराज को एक फिर निराश होना पड़ा। यह मंदिर भी वह मंदिर नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे एक बार फिर मुंबई जाकर मानवी से इस विषय में बात करनी होगी। इधर द्रुत गति से घूम रही थी लकवील की सुई। जादूगर साकुरा के हार जाने के बाद अब देखिए नागराज पर अगला हमला करने वाला भाग्यशाली कौन होता है। सभी की दृष्टि लकवील पर जमी हुई थी बगैर, लेकिन इस बार लकवील ने जिस भाग्य का चुना वो थी मिस किलर, जिसके कंठ से निकले ठठाकों ने किले की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। हाँ हाँ नागराज मेरे हाथों मरेगा। इस बार वह मेरी शक्ति का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता है। अपने ऊपर मंडराते इस नए खतरे से बेखबर नागराज एक फिर मानवी के पास मुंबई जा पहुंचा था। मुझे खेद है कि नागराज, मेरे दिए क्लू की वजह से तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
मुझे आज रात भर का समय और दो। मुझे उम्मीद है इस बार मैं तुम्हारे सपनों के मंदिर में पहुंचने में ज़रूर सफल हो जाऊंगी। ठीक है मानवी, मैं कल एक बार फिर तुमसे मिलूंगा। अगर तुम चाहो नागराज तो कल तक तुम मेरे मेहमान बनकर रह सकते हो। मेरा छोटा भाई अंतरिक्ष तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। रुक जाओ ना नागराज अंकल, आप यहाँ पर बेटे, पर मैं तुम लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता। मेरे लिए किसी होटल में ठहरना ज़्यादा मुनासिब होगा। और फिर वहाँ से रवाना हुआ नागराज। जब मुंबई के शानदार होटल सन एंड सैंड में पहुंचा तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। लंबे सफ़र और साकुरा की मुठभेड़ ने बुरी तरह थका दिया है। बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद आ जाएगी मुझे। सचमुच कुछ पलों बाद ही नागराज गहरी नींद के आगोश में जा पहुंचा था। और फिर उस गहरी नींद में ही चले आओ चले आओ, नागराज एक बार फिर वह सपना भयंकर सपना देख रहा था। एक झटके से उठा। नागराज पसीने से नहाया हुआ था। उफ, फिर वही मंदिर, फिर वही आवाज़ें। ऐसे उजुल फुजुल सपने तो मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा इन सपनों से संबंध है। सवाल सैकड़ों थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। जवाब की तलाश में नागराज सुबह होते ही मानवी के पास जा पहुंचा। क्या रहा मानवी? मैंने तुम्हारे सपनों का मंदिर ढूंढ लिया है नागराज। खुशी के मारे नागराज उछल पड़ा। सच? हाँ नागराज, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। हम कहाँ चल रहे हैं मानवी? खंडाला। तुम्हारे सपनों का मंदिर वहीं पर मौजूद है। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटक स्थल खंडाला की पहाड़ियों के क्षेत्र में। यहाँ से 1 किलोमीटर पर का पैदल रास्ता है जिसे तय करके हम उस मंदिर तक पहुँच जाएंगे। मानवी के साथ आगे बढ़ा नागराज। अभी कुछ दूर कदम ही चला था कि उसे रुक जाना पड़ा। और इस तरह रुकने का कारण था बम गोला, जिसके बम और गोले के सामने जो भी आता है उसके चिथड़े हजार हो जाते हैं। एक तरफ हट जा लड़की, वरना नागराज के साथ तू भी मर जाएगी। बच नागराज, लेकिन मेरे गोलों और बम से तुम बच नहीं पाओगे। यह सिर्फ मुझ पर अपने घातक बम और गोलों की बाजी किया जा रहा है, जबकि इसने मानवी को एक तरफ हटने के लिए बोल दिया है। ऐसा क्यों कर रहा है यह? मानवी से उसे क्या हमदर्दी है और वह मुझे ही क्यों मारना चाहता है? यह सब बाद में सोचूंगा, पहले कोई इसका इंतजाम करने की तो सोचूं। वैसे ऐसे ही सर्प छोड़ना, उसके पास जाना तो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सर्पों की मदद से कुछ और सोचना होगा। क्या कुछ सोचा नागराज ने? जल्दी बहुत कुछ सोच लिया था। इसके बम गोले ही इसकी मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है इसके तेज रफ्तार से आते गोलों को अपनी नागरस्सी में फंसाने की और उसे उस चट्टान की तरफ उछाल देने की जिसके ठीक नीचे बम गोला खड़ा है। तेज आवाज़ से फटे बम ने चट्टान के परखचे उड़ा दिए थे। अब बम और गोले बरसने वाला बम गोला स्वयं को उस चट्टान के टुकड़ों की बारिश से न बचा सका। कुछ ही पलों में बम गोला चट्टानों के उन टुकड़ों के नीचे दफन होकर रह गया, जिसके नीचे से ना वह स्वयं निकल सकता था और ना ही उसके बम गोले उसे निकाल सकते थे। कौन था यह बम गोला और क्यों मेरी ही जान के पीछे पड़ा हुआ था? इसने मानवी को कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि मैं और मानवी एक ही राह के राही थे? अपने दिमागों में तूफान मचाते हुए सवालों का जवाब मैं बाद में मानवी से पूछूंगा, क्योंकि फिलहाल तो मुझे अपने सपनों के मंदिर को देखने की लालसा आंदोलित किए हुए है। नागराज के सपनों का मंदिर, जिसे देखकर नागराज बच्चों की तरह किलकारी मार कर उठा। वह यही है, एकदम यही है मेरे सपनों का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर से आती हैं आवाज़ें, मुझे अपने पास बुलाती हैं। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब सारे रहस्य खुल जाएंगे। और मानवी मंदिर के अंदर चले। मानवी को लगभग खींचता हुआ नागराज उसे लेकर मंदिर के अंदर पहुँचा। अचानक खुशी से लगभग नाचता नागराज बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे यह क्या? इस मंदिर में आ रही नई लकड़ी, पेंट और चूने की महक साफ बता रही है कि इस मंदिर को अभी हाल में ही बनाया गया है, शायद 1-2 दिन पहले ही। पर इस मंदिर का सपना तो मुझे कई दिनों से दिखाई दे रहा है। यह मेरे सपनों का मंदिर नहीं है, तो फिर ये क्या है? जाल? यह कोई जाल है? क्योंकि तभी उफ, दूसरे ही पल नागराज को उसके सवालों का जवाब मिल गया था। बिना एक भी क्षण गवाए नागराज अपने स्थान से उछल पड़ा और ऐसा करके उसने अपनी जान बचा ली थी। उफ, लोहे के उस भारी गोले के नीचे दबकर मेरी हड्डियों तक का सूरमा बन जाता। यह सिर्फ जाल नहीं, मौत का जाल है जिसमें मुझे फंसाया है मानवी ने। उफ, कितनी खतरनाक निकली है यह खूबसूरत बला। क्रोध से दांत पीसता नागराज मानवी की तरफ बढ़ा। तुमने मुझे धोखा दिया है मानवी, और ये तुमने मुझसे मैं तुमसे जानकर ही रहूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है। नागराज का अरमान पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले ही ना जाने कहाँ से आकर इस रोशनी ने मानवी को लहला दिया था। और उफ, मानवी गायब हो रही है और इतने बड़े मंदिर में नागराज अकेला रह गया था। अब मेरा इस मंदिर में एक पल भी ठहरना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी खतरा मेरे ऊपर टूट सकता है। मुझे तुरंत यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और होगी मंदिर के बंद दरवाजों की तरफ भागते नागराज के पाँव से जमीन खिसक गई थी।
वह जा गिरा उस विशाल जाले पर और ओफ, इस विशाल जाले पर कौन सा पदार्थ लगा हुआ है जिसने मुझे बुरी तरह जाले से चिपका कर रख छोड़ा है। मैं जितना इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मैं इससे चिपकता जा रहा हूँ और कुछ ही पलों में उफ, अब तो मैं इस जाले से ऐसा चिपक गया हूँ कि अपने आप को मैं तिल भर भी नहीं हिला सकता हूँ। लेकिन मुझे इस तरह चिपकाने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। जल्द ही नागराज को नजर आया वह मकसद। उफ, चारों तरफ दीवारों से लेज़र गनें निकल रही हैं और सभी इस तरफ सेट हैं कि उन सब का निशाना सिर्फ मैं हूँ। तभी गूंजा एक वहाँ ठठाका, हाँ नागराज, अपने इष्ट देव को याद कर ले क्योंकि तेरा आखिरी समय आ गया। ठीक 2 मिनट बाद तेरा निशाना लेकर सेट की गई लेज़र गनें चलेंगी और उनसे निकली लेज़र किरणें तुझे राख में बदल देगी। और हाँ, बच निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकना क्योंकि जिस गोंद से तुम चिपके हुए उससे तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से पूरी तरह तुम्हारी खाल उतार दी जाएगी। उफ, सचमुच मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये कौन है जो मेरी मौत का तमाशा देखने को आतुर है। मुझे उसकी आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही है। 2 मिनट, नागराज से उसकी मौत सिर्फ 2 मिनट दूर थी और 2 मिनट गुजरने में देर ही कितनी लगती है, सिर्फ 2 मिनट। इस अंक का यह भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।